हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज शुरू करेंगे एक नए जोश के साथ एक नए सीरीज को, और इसे शुरू करेंगे एक मोटिवेटेड कोट के साथ। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब आप तब मत रुकिए जब आप थक जाते हैं, आप तब रुकिए जब आप मंजिल पे पहुंच गए हो। वरना आप ही सोचिए, एग्जाम देने वाले कितने होते हैं पर रिजल्ट सिर्फ कुछ लोगों के ही होते हैं, और वे लोग वो होते हैं जो कभी थकते नहीं हैं। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीरीज के साथ जो कि आपको इस डायनामिक टॉपिक पे 200% बूस्ट अप करेगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियरिटी और क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक ऐसा हो जाएगा कि यूपीएससी से लेकर किसी भी एग्जाम्स को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस सीरीज में मैं मॉडल क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशंस और ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा जो आने वाले एग्जाम पे फोकस होगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। इसलिए बहुत सारे टॉपर्स बोलते रहते हैं कि टेस्ट पेपर्स जरूर किया कीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम को आप फेस करने जा रहे हो। और हम भी यही करने वाले हैं पूरे एक साल का, जो जून 2019 से मई 2020 तक रहेगा। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ऑनेस्टली एग्जाम की तरह, जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे आप क्वेश्चन को पढ़िए, मेरे साथ ही समझने का कोशिश करिए, और उसके बाद एक पेपर या पेन या मोबाइल कहीं भी बस नोट डाउन करते रहिए। जैसे इस नंबर 1 क्वेश्चन का अगर ए बी सी डी जो भी है आप वो करते जाइए, ऐसे वैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप म्यूट करके या पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद फिर ये वीडियो को भी एंजॉय करते रहिए। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको टोटल में कितना मिला है। और धीरे धीरे, आज तो मैंने फर्स्ट क्लास है इस सीरीज का, तो इसलिए मैं कम क्वेश्चन लाया हूँ, पर मुझे जल्द से ज़्यादा एक बार में लाना पड़ेगा, ताकि मैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को पूरी तरह कवर कर पाऊँ। ये नहीं कि मैं 60% 50% क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट किया हूँ और बाकी के लिए आपको कहीं और डिपेंड होना पड़े। मैं पूरा का पूरा चीज़ आपको कवर कराऊंगा, आप पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स से रिलेटेड मैंने आपको जून मंथ के करंट अफेयर सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप एक बार अगर दीदी नहीं याद आ रहा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिले हैं, तो इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। दिस नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल हाईली पॉल्यूटिंग फोर व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स एंड नॉट टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एज दे आर लेस पॉल्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आपको सबसे पहले, जब अगर क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आपको ट्रिक ये फॉलो करना होगा, स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स में, कि ये सब जो कॉमन कीवर्ड है इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे एंड नॉट, उससे रिलेटेड ये सब जो हुए ये सब कीवर्ड्स हुए। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्किप द BS5 नॉर्म्स and to implement BS6 norms with effect from 1st April 2022। तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो मैक्सिमम मैं ये बोलूंगा सभी को ही ये ऑप्शन दोनों के दोनों सही लग रहे होंगे, हाँ ये जो लिखा है सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी और इसके लेवल के स्टेट पीएससी इस लेवल का क्वेश्चन ही इस तरह का होता है कि आपको कंफ्यूज करेंगे। ये जो एंड नॉट है, यहाँ एक ट्रिक है, क्या है हम आगे देखेंगे आंसर्स में, पहले आप देख लीजिए। उसके अलावा ये जो 1 अप्रैल 2022 है ये, उसके बाद ये जो BS5 नॉर्म्स, BS6 नॉर्म्स, ये सब डेटा क्यों दिया है, किस लिए, यही सब डेटा जो भी दिया रहता है इसी में ही आपको पकड़ना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, और ये सब तब पकड़ पाएंगे जब इसका कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर होगा। तो कंसेप्ट तो आपने शायद, मैं आशा करता हूँ आपने जून मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज को देखा होगा, तो वहां से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने शायद आंसर लिख लिया होगा कहीं पे। तो आंसर है डी। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? जैसा मैंने बोला कि ये सिर्फ टू व्हीलर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स या जो हाईली जो पोल्यूशन ज्यादा पोल्यूट करेंगे उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एप्लीकेबल है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, सारे के लिए। और ये भारत स्टेज एक ऑटोमेटिव एमिशन नॉर्म्स है, तो ये सबके लिए लागू होगा, कि एक के लिए दो के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सबके लिए। और दूसरा ऑप्शन में क्या था, ये हम BS4 से BS6 आए हैं, BS5 को स्किप करके, पहला गलत। और दूसरा
कि ये 1 अप्रैल 2020 से हो चुका है, और आप लोग शायद कॉमनली यूज भी कर रहे होंगे व्हीकल्स। और ये भी पाया गया है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो डिक्रीज हुआ है, वो उसका पीछे का रीजन ये भी है, जो BS नॉर्म्स में चेंजेस लाया गया है, क्योंकि अब उनको वापस से फ्रेश लेके आना पड़ रहा है BS6 नॉर्म्स के साथ। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। और बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। Which of the following which of the following are the factors in the determination of minimum support prices? MSP से रिलेटेड भी मैंने जून के सीरीज में अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP, प्राइस ट्रेंड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। क्रॉस ऑफ प्रोडक्शन आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो प्रोडक्शन करने में जो उनको पैसे लगे होंगे। और प्राइस ट्रेंड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में कितना हम लोग स्टेट टू स्टेट या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में कितना प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना उनको ये जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में कितना पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आगे जाके कितना अमाउंट बढ़ने वाला है। और इंटरनेशनली कैसे करके टमाटर और ये जो भी हम लोग एक्सपोर्ट या जो भी इंपोर्ट करते हैं, ये कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये सब भी क्या MSP में डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। उसके अलावा इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कौन सा क्या होगा ऑप्शन? ये ऑप्शन होगा डी, मतलब तीनों के तीनों सही है। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने कहा, MSP के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब सरकार कब देगी, जब उनको ये सब चीज से रिलेटेड पता रहेगा, ये सब फैक्टर पे तो ध्यान देंगे वो। MSP देने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर गौर करेंगे। अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है तो आप उसके सारे प्रॉब्लम्स को पहले देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस हिसाब से आप मदद करेंगे। ना कि आप एक भिखारी आए उसको 1000 का नोट दे दिए और बोले कि जा ऐश कर ले, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हुआ नहीं। तो उस तरह से हम भी सरकार ने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या क्या फैक्टर होगा वो अंदाजा लगाया, उसको आगे कैलकुलेट किया गया। उसके बाद फिर ये सारे चीज में जो कि तीनों के तीनों ही सही होंगे। यहाँ पे छो को दिया गया है MSP के, मतलब ये CACP ने कमेंट किया था। तो क्या था कि गवर्नमेंट ने 22 मैंडेटेड क्रॉप्स को फेयर न्यूमरेटिव प्राइस, मतलब FRP में ये किया था, जिसमें सुगर केन ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन ऑफ, मतलब CACP के ही रिकमेंडेशन से शुगर केन को भी किया गया था। और आफ्टर कंसिडरिंग द व्यूज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो भी वो लोग ने जो रेफर किया था, उसी के बेसिस पे CACP ने रिकमेंड किया कि 22 मैंडेटेड क्रॉप्स को दिया जाएगा MSP, जिसमें से 14 हैं खरीफ और 6 हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो 14 जो खरीफ क्रॉप्स है उसमें क्या क्या आ गया? पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, एंशल। उसके बाद 6 रबी क्रॉप्स में आ गया वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड। अब मैं शायद अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपको खरीफ और रबी से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता होगा खरीफ क्रॉप कौन होते हैं, रबी क्रॉप्स कौन होते हैं। और उसके बाद दो और भी एक्स्ट्रा कमर्शियल क्रॉप्स भी क्या होती है, ये भी शायद आपको, तो ये कोई अपने मतलब कमर्शियल क्रॉप जो हम कमर्शियली यूज कर सके, सेल कर सके, जिसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिससे हम अपना बिजनेस भी कर सके। तो ये 2 कमर्शियल क्रॉप में भी दिया गया है जो कि नहीं दिया जाता है MSP, वो है जूट और कोपरा। ये दोनों में कमर्शियल क्रॉप में खास करके MSP नहीं दिया जाता था, बट CACP के रिकमेंडेशन में जो उन्होंने 22 मैंडेटेड क्रॉप्स डाला, उसमें ये 22 को रखा गया, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में भी आप लोग ने शायद सुना ही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट्स पे। सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया एक्ट 1992। उसके बाद स्टेटमेंट 2, इट इज अ quasi legislative, quasi executive and quasi judicial body. Okay, थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज देयर इज एन अपील प्रोसेस अगेंस्ट अ सेबी ऑर्डर टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड द फर्स्ट अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ये हुआ 3 क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट कीवर्ड को पहले उठाइए। अगर आप इस बार इस सेबी से रिलेटेड अगर अच्छे से अपना इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, तब तो आपको सुविधा होगी सॉल्व करने में। बट हो सकता है शायद कोई एक स्टेटमेंट या 1992 या कुछ ऐसा ये है या नहीं है, इसमें आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है। जब ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में देखिए कि कोई एक ऑप्शन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो और वो है ही है। जैसे अगर आपको 1992 से रिलेटेड पता है कि ये एक्ट 92 में है, तब तो सही है, पर ये लग रहा है 92 नहीं 94 में है,
तब तो आप पहले इसको कैंसिल आउट कर लीजिए कि हाँ ये 94 है, ये गलत है ऑप्शन। तब तो डायरेक्टली आप 1 कैंसिल किए तो हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको कैंसिल आउट वाला टेक्निक भी यूज करना होगा जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ उसका कुछ एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है मतलब। तो ये हुआ। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल बॉडी है कि नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये तो लग रहा है। उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, देयर इज एन अपील प्रोसेस अगेंस्ट सेबी ऑर्डर टू क्रिएट अंडरग्राउंड, इसमें आपको ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया 2 लाइन का, जरूर इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी है। तो हम इसको अब ऑप्शन में देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर क्या है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो कौन करता है, ये बॉन्ड स्टॉक मार्केट ये सबसे रिलेटेड से भी डील करता है। उसके बाद इसे स्टेबलाइज किया गया था 88 में, बट इसको स्टैच्यूटरी पावर 92 में मिला था। तो अब कुछ लोग जो लोग ये याद रखे होंगे कि इसको कहाँ पे स्थापना हुई, किस ईयर में हुई थी, तो 88 में, तो ये तो गलत ऑप्शन है, तो आराम से सी ऑप्शन कर देते और आंसर रॉन्ग हो जाता। बट ये क्या है, स्टेबलाइज किया गया था 88 में, बट एक्ट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिला था 92 में। उसके बाद ये जो ऑप्शन 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले जब कुछ अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड हुआ तो अपील जब करेंगे सेबी के पास, तो ये कोई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। तो ये तो सबसे पहले जब इस तरह का कुछ लिख दिया तो यानी ये है कुछ फर्स्ट अपील लाइज डायरेक्टली टू द स्टेट, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम जताना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, बट ऐसा कुछ है नहीं थे। ये क्योंकि उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं, जब सेबी से रिलेटेड हम कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है सैट, इसको हम अप्रोच करते हैं कि ये हमारे स्टॉक से या एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको समाधान कीजिए। और ये 3 मेंबर बेंच होता है, तो इसको पास हम जाते हैं। उसके बाद अगर वहां से भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तब हम लोग सेकेंड पैनल में जाते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि हम वहां गए थे, हमें वो सोल्यूशन नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट आपको पेश करना होगा सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील करने से पहले। और वो लोग फिर कोर्ट में जो भी जज होंगे वो आपको रेस्पेक्टिव प्रोसीड्यूर के हिसाब से सोल्यूशन देंगे। तो ये बस सेकेंड वाला, वहाँ फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला जो ऑप्शन था ना, ये वहाँ का इसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग करते वक्त। उसके बाद हाँ, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी से रिलेटेड फिर और एक क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड इस बार बहुत उठपटांग चीजें होती रही है पूरे साल, तो शायद ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का। तो देखते हैं चलिए क्या है। तो इसके 3 स्टेटमेंट फिर से दिया गया है। 3 स्टेटमेंट में क्या क्या है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये इसका पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड हम देख रहे हैं। तो क्या ये क्या है, क्या पावर्स एंड फंक्शंस में, चलिए जान लेंगे। प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। क्या एजुकेशन का काम करती है कि नहीं करती है, पता नहीं, देखते हैं चलिए। फिर प्रोमोटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ये फिर प्रोमोटिंग करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो क्या ऑप्शन लग रहा है, चलिए आप थोड़ा देर सोचिए, पॉज करिए और आंसर क्लिक करिए। मैं आगे बढ़ता हूँ आंसर की तरफ और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो क्या हो रहा है, सोल्यूशन है सी, यानी नंबर 3 गलत है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, अब वो जानते हैं। सबसे पहला, ये जो ये जो दिया हुआ है, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों ने साइन किया था एमओयू, ताकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि सीमलेस शेयरिंग ऑफ डेटा हो सके उन लोग के बीच में, ताकि स्क्रूटनी मतलब अच्छे से जांच पड़ताल और इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ये सब कर पाए दोनों के बीच में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी यानी सिक्योरिटी, ये दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि दोनों एक दूसरे का डेटा अच्छे से स्क्रूटनी करने के लिए, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए देते रहेंगे। ठीक है, तो जो प्रियम्बल होता है ना सेबी का, आप अगर यदि गूगल करोगे प्रियम्बल सेबी का, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या क्या है इसका फंडा, इसका क्या क्या प्रोसेस है, मैंने क्या क्या इसमें होता है। प्रियम्बल क्या होता है, एक पहचान, जैसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो ये प्रियम्बल उसी तरह से वहां पे दिया हुआ है कि इनका काम है प्रमोट करना इन्वेस्टर्स को के एडुकेशन को, मतलब उनको बताना कि कैसे कहाँ किस जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ क्या होता है, ये सब चीज सेबी के प्रियम्बल है एक तरह से। और उसके ऊपर से ट्रेनिंग भी करते हैं। बट यहाँ पे नंबर 3 गलत क्यों हो गया, क्योंकि यही तो की पॉइंट है। की पॉइंट कैसे हुआ कि ये जो प्रोहिबिटिंग है
प्रोमोटिंग है, प्रोमोटिंग की जगह में प्रोहिबिटिंग होगा, जिसको उसने प्रोमोटिंग दे दिया, तो आप जल्दबाजी में बोलेगा नहीं नहीं तीनों ही ऑप्शन सही है 1 2 3, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था और ये होगा प्रोहिबिटिंग। तो इसी के साथ ये ऑप्शन 3 गलत है और टोटल यानी आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये क्या है? आरटीएस, जो कि इंक्लूड करता है 1 2 3 4 पॉइंट स्टेटमेंट्स। तो क्या है देख लें। प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट, ये 4 चीजें। तो ये क्या 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, या सारा ही है? क्या होगा? पॉज करके आप ऑप्शन क्लिक करिए, मैं फिर आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका। इसमें चारों के चारों ही सही है। और कैसे? तो ये हुआ कि ये जो रेसिप्रोकल मार्केट है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसे लाया था ताकि उसे इंडियन गुड्स से रिलेटेड एक्सेस को और अच्छे से कर पाए। उसके अलावा जो कंट्रीज बायलैटरल रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट को ताकि इंक्रीज कर सके, मतलब ताकि मार्केट को इंक्रीज कर सके एक्सेस एंड एक्सपैंड ट्रेड इन फॉरेन मार्केट्स। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अच्छा, ये क्या जानते हैं? आरटीएस, जो कि जो कि जिसमें मेंबर्स को ग्रांट स्पेशल मतलब स्पेशल एडवांटेज के लिए दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है, सॉरी। तो ऐसा हो रहा है कि ये जो आरटीएस हो गया, रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट इंक्रीज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कुछ छूट देते हैं। तो इसी का स्पेशल एडवांटेज को रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। जैसे अगर यदि मुझे मतलब इंडिया को श्रीलंका में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, श्रीलंका को इंडिया से करना है, तो वो लोग रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे आपस में, ताकि वो भी कुछ हमें छूट दे सके, हम ताकि हम भी एक्सपोर्ट कर पाएं और हम भी उनको कुछ देंगे ताकि वो भी अच्छे से कर पाए। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। मतलब इसमें मेंबर्स एग्री होते हैं अपना मार्केट को ओपन करने के लिए। ओपन करने का मार्केट ओपन करने का मतलब वो आप टैरिफ वगैरह ये सब कम कर दिए। अगर टैरिफ आप कम कर रहे हैं, टैक्स कम ले रहे हैं, तो क्या होगा? इजीली वो लोग आएंगे और अपना बिजनेस यहाँ करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो हमें भी सस्ते दामों में बहुत अच्छी चीज मिलेंगे और हम भी उनके यहाँ जाके अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। तो इसलिए चारों के चारों सही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से अपने करंट अफेयर जो सीरीज है उसमें डिस्कस किया था। आप फिर से अगर हुए तो देख सकते हैं। ये क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001 इन शंघाई। अब सेकंड पॉइंट, ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बिश्केक डिक्लेरेशन वाज फाइनलाइज्ड इन द 19th एससीओ समिट। ठीक है। चलो तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा वही सेम बात, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट, 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो हमें कौन है क्या है, चलिए जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि इसमें कीवर्ड लग रहा है 2001, 2001 था, 2000 था, या 98 था, 92 था। अब शायद आपको याद होगा, नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि अगर जो लोग फुल्ली कमांड रखे हुए हैं अपने एसईओ के ऊपर इस कॉन्सेप्ट टॉपिक पे, वो तो डायरेक्टली लिख देंगे ये सही है या गलत है। पर अगर नहीं है, क्योंकि आप जब ऑप्शन देख रहे हैं तो जो ऑप्शन में पता चल रहा है, अगर आप एक ऑप्शन को भी आप गलत कर दे रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं। पर अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन तीनों ही सही है, तब तो आपको आंसर फाइंड करने में डिफिकल्ट होगा। बट सबसे पहले आप देखिए कि आपको कोई एक ऑप्शन है जिसके बारे में फुल कमांड है, तो जिसके ऊपर फुल कमांड है या नहीं है। तो ऑप्शन 2 जब आप देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ऑल लिख दिया है यहाँ पे। ये तो एक क्यों दिया भाई, ऑल क्यों दे दिया है ये भाई? तो ऑल इसलिए दे दिया है ताकि कंफ्यूज कर सके आपको। एससीओ का जब आपको शायद अगर याद होगा, तो मैंने अच्छे से बताया था कि एससीओ जब आई थी तो 6 कंट्रीज के साथ आई थी, और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में इसे ज्वाइन भी किए हैं, यानी टोटल 8 है। तो नेपाल और भूटान ये लोग तो उसके ऑब्जर्वेटरीज हैं, उनके मेंबर्स तो है नहीं। तो यहाँ गलत हो गया ऑप्शन 2। अब अगर ऑप्शन 2 गलत है तो यहाँ पर बचता क्या है? ऑप्शन बी। तो चलिए देख लेते क्या है इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑप्शन बी यानी ऑप्शन हो गई। और सेम बात 2001 यूरेशियन क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है। और बिश्केक में रिसेंटली 19th ये जो एससीओ की मीटिंग भी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है, जिसको आपको फुल्ली एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी या किसी एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि सीपीआई क्या होता है।
इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन जो हो वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, आरबीआई यूजेस सीपीआई कॉम्बाइंड। सीपीआई कितने टाइप के होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो, वरना मैं खुद ही बता दूंगा। CPI uses CPI combined as the sole inflation measure for the purpose of monetary policy. ठीक है, CPI inflation has decreased steadily in the last 5 years. चलो ये भी ठीक है। तो पूछ रहा वही सेम थिंग कि कौन सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। चलिए ठीक है, आप लोग भी पॉज करिए और फिर आंसर बताइए। हम एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, आरबीआई यूजेस सीपीआई, अगर आपको फुल्ली पता है अच्छे से कि हाँ सीपीआई कॉम्बाइंड है या नहीं है, तब तो आप इसको पहले ही सही गलत जो हो कर देंगे। बट आपको ये सीपीआई से रिलेटेड अगर यदि आप को कुछ पिछले कुछ दिनों में अगर न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे या पता होगा, तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि सीपीआई ये जो यहाँ पे जो टर्म दिया है स्टेडिली, ये डिक्रीज स्टेडिली, यही एक कीवर्ड है जो हम अभी आपको एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं आंसर के साथ। इसका ऑप्शन 1 सिर्फ सही है, 2 गलत है। क्यों है, जैसा मैं बताया अभी उसको डिस्कस करते हैं। सीपीआई डिक्रीज तो हो रहा है बट वो स्टेडिली डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसका ग्राफ जस्ट एक जिगजैग वे का फॉर्म ले रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और ऑप्शन 1 तो सही है क्योंकि हाँ सीपीआई कॉम्बाइंड का ही बेसिस पे वो इन्फ्लेशन निकालता है। पहले क्या हो रहा था, पहले आरबीआई डब्ल्यूपीआई का लेता था इन्फ्लेशन निकालने के लिए, अब सीपीआई लेते हैं। ठीक है, अगर आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विंड स्कीम, इसे रिसेंटली देखा गया है न्यूज़ में, और ये किस कंट्री से रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो विंड स्कीम शायद आप सुने होंगे, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सुन देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शन है, रशिया, चाइना, जापान, यूके। आंसर है डी, ये ऑफकोर्स ये यूनाइटेड किंगडम से है। शायद आपने जून के कितने तारीख में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा हिंदू में दिया गया था इससे रिलेटेड। क्या हुआ था कि यूके के जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रपोजल दिया और अपोलॉजी किया कि जो विंडो स्कैंडल हुई थी, मतलब जो भी माइग्रेंट्स थे ना, जो ब्रिटिशर्स के अलावा जो भी इंडियंस, अफगानिस्तान, पाकिस्तानी या कहीं और के जो भी कॉमनवेल्थ सिटीजन, मतलब कॉमनवेल्थ सिटीजन शायद आप जान रहे होंगे कि 1949 में जब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके एक एक अपना अपना उनका पूरा कोलैप्स हुआ था, तो उन्होंने जब छोड़ के जाने लगे तो जितने भी नॉन जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग ने शासन किया था वो सब मिलके एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम रखे कॉमनवेल्थ। तो इसमें आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 6-7 लोगों का, और शायद मैं एक का भूल रहा हूँ, कि ये लोग सबको मिलके एक ग्रुप बनाए जिसका नाम है कॉमनवेल्थ सिटीजन। तो ये लोग जितने लोग भी थे, वो लोग रह रहे थे जो यूके में, उनको क्या हुआ कि धीरे धीरे उन लोग को डिनाई करते रहे, ब्रिटिश के जो भी सिटीजनशिप राइट्स थे उनसे उनको डिनाई करते चले गए धीरे धीरे करके। तो फिर तो ये विंडर स्कीम लाया गया कॉमनवेल्थ सिटीजन्स के लिए, ताकि उनके बच्चे और उनके जो भी हैं उनको रेसिडेंट मिल सके यूके का, और उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको उनको फ्री ऑफ चार्ज किया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि विंडर्स के यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, WHO launched a global campaign urging governments to adopt aware online tool। AWARE अवेयर है ये, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये जो हम लोग एंटी माइक्रोबियल बोल रहे हैं, ये सब वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। It classifies antibiotics into 3 groups: access, watch, and reserve, and specifies which antibiotics to use for which infection। मतलब ये तीनों जो हैं ये स्पेसिफाई करते हैं किस एंटीबायोटिक को किस पर्पस में कहाँ किस इन्फेक्शन में दिया जाएगा। मतलब इसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया अवेयर में। उसके बाद ये जो नया कैंपेन है, द न्यू कैंपेन एम्स टू डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द एक्सेस ग्रुप टू एट लीस्ट 60%। अरे इस यहाँ पे तो 3-3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, या वो सही है, ये सब चीज़ आपको आते रहेंगे। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन, आप हर एक टॉपिक जो भी करंट अफेयर्स में उसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए। जैसा मैंने ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली,
उसको खास करके आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे बेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हर जगह में आप बहुत जितने भी आप मॉडल टेस्ट ऑलरेडी लिए होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, आप देख पाएंगे कि हर जगह आपको ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं हर जगह से बहुत मुश्किल से, जी हिंदू हो, पीआईबी हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, हर जगह से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ। तो ठीक है, तो इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 1 3 2 3 1 2 या सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये ऑप्शन होगा सी, इसका मतलब ऑप्शन 3 गलत है। और ये जो आप देख रहे हैं कि न्यू कैंपेन जो है वो डिक्रीज, ये डिक्रीज था सबसे मतलब प्राइम वर्ड, जो आंसर को आपको गलत कर दिया। वरना इसका क्या होना चाहिए, ये जो कैंपेन था वो इंक्रीज कर रहा था प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक इन द एक्सेस ग्रुप। वो डिक्रीज कर रहा था बाकी के दोनों के ग्रुप को, ये इंक्रीज कर रहा था एक्सेस ग्रुप को, बट बाकी के दोनों को डिक्रीज कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सेस को इंक्रीज इसलिए कर रहा था क्योंकि एक्सेस में जो भी हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं वो टारगेट करता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना कि बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, जिससे हमें अफेक्ट करे। तो इसलिए हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं, बट बाकी के दोनों जो है वॉच एंड रेज्यूम में, इसमें हम लोग डिक्रीज करते हैं। अच्छा, तो अब इससे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो सही है उनसे रिलेटेड भी थोड़ा देख लें कि मतलब अवेयर टूल जो था उसे WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में के अंदर डेवलप किया गया था। ठीक है, अवेयर टूल WHO के ही, इसलिए WHO लॉन्च किया गया है। ऐसा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, WHO के जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसने लॉन्च किया था अवेयर टूल को। ये अवेयर यानी एक टूल हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था छोटा रखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कम थे मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग करना था थोड़ा अच्छे से, तो ताकि मैं समझा पाऊँ आप लोगों को। तो आगे बने रहिए, धीरे धीरे करके मैं जून मंथ इधर ख़त्म होते जाएगा, शाम के टाइम में ये सीरीज़ आती रहेगी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर की, जो कि MCQ बेस्ड होगी एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सुबह के टाइम में आपको करंट अफेयर्स भी जुलाई मंथ के मिलते रहेंगे, इधर जुलाई मंथ खत्म होते रहेगी और उधर शाम को जून मंथ भी चलते जाएगी। फिर से जब अगस्त उधर स्टार्ट होगी तो यहाँ जुलाई मंथ की चलती जाएगी। धीरे धीरे करते करते हम 20 से 22 मई के अंदर पूरा करंट अफेयर्स ऐसा कंप्लीट कर लेंगे कि आप इस टॉपिक में एकदम मास्टर बन जाएंगे। तब आपको यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बहुत अच्छे से कर सकेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिएगा। और अगर कुछ जगह किसी जगह में अगर यदि नहीं आपको पसंद आ रहा है कोई चीज़, तो प्लीज़ डिसलाइक भी करने का हक है, बस कमेंट बॉक्स में वो रीज़न बताइएगा ताकि मैं उसे दूर कर पाऊँ। बने रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, जय हिंद।